पीएम मोदी ने संभाला कार्यभार संभालते किसानों को दी सौगात। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की जारी। मोदी कैबिनेट में बांटे विभाग। शाह, राजनाथ, गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर के मंत्रालय रिपीट। शिवराज को कृषि और मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय। मोदी कैबिनेट का पहला फैसला। पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 3 करोड़ नए घर। सभी घरों में होगा टॉयलेट, बिजली और एलपीजी कनेक्शन। दिल्ली में सीएम योगी ने की मुलाकात। शाह, नड्डा और राजनाथ को घर जाकर दी बधाई। कल शपथ ग्रहण के बाद आज पहली मुलाकात। राहुल, सोनिया और प्रियंका का रायबरेली दौरा कल। चुनाव नतीजों के बाद पहला दौरा। कार्यकर्ताओं और जनता का करेंगे धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भवाल। धार्मिक स्थल तोड़े जाने से नाराज सनातनी समाज ने कलेक्टर एसपी ऑफिस फूंका। सीएम ने गिरफ्तारी के दिए आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सोमवार को नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में सभी मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए गए, जिसमें सभी टॉप मंत्रियों को उनके पुराने विभाग ही दिए गए हैं। आपको बता दें, कई विभागों को पीएम मोदी ने अपने अधीन भी रखा है। जानिए कौन कौन से मंत्रालय रहेंगे उनके पास। आपको बता दें, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है, वहीं अमित शाह पिछली बार की तरह इस बार भी गृह मंत्री है। नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री। जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उनको दिया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय संभालेगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय उनके पास है। तो जेपी नड्डा, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय एक बार फिर से मिला है। पहले भी वो विदेश मंत्रालय संभाल रहे थे। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण पंचायती राज विभाग उनको दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से शिक्षा मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान को फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया गया है। उनके पिता के पास भी यही विभाग था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय उनको दिया गया है। नितिन गडकरी सूचना सड़क और परिवहन मंत्री फिर से बनाए गए। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जयजरानी मंत्रालय उनको दिया गया है। राम मोहन नायडू टीडीपी के कोटे से मंत्री हैं। नगर एवं विमानन मंत्रालय उनको नागर एवं विमानन मंत्रालय दिया गया। अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्रालय संभालेंगे। गजेंद्र शेखावत पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उनको दिया गया है। के लिए, क्योंकि युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। और क्रीड़ा के लिए मैं बोल पाऊंगी कि हमारे देश में अभी जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 10 साल में ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो क्रीड़ा में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन बच्चों को आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं, उनको ओलंपिक तक कैसे पहुंचा सकते हैं, या हमारी देश का हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रीड़ा के माध्यम से दूसरे देशों के साथ कैसे दे सकते, इसके लिए काफ़ी प्रयास आदरणीय मोदी जी ने 10 साल में किया। और मुझे लगता है एक युवा होने के नाते एक मुझे अच्छा मौका मिला है काम करने के लिए। तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में उसके बारे में सब जानकारी लेके मैं भी कोशिश करूँगी कि उसमें वो मिनिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम मैं कर पाऊँ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है, उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो।
मैं एक दो उदाहरण अपने राज्य के मैंने हमेशा दिए। बिहार में जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हाजीपुर, केला वहाँ का इतना मशहूर है, पर वो केले की अगर प्रोसेसिंग हो, उसके चिप्स बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ऐसे में इन यूनिट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मखाना आज देश में ही नहीं दुनिया में आज उसकी पहचान है, जाना जाता है। उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने की ज़रूरत है। ऐसे में मुझे लगता है ना सिर्फ ये देश में बड़े तादाद पर रोज़गार के अवसर देंगे, जितने ज़्यादा इस तरीके के यूनिट्स हम लोग ला सके। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार बनी एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्रियों को जगह मिली है। प्रधानमंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। सीतारमण के अलावा पूर्व राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उत्तर प्रदेश से निर्वाचित अनुप्रिया पटेल और कर्नाटक से निर्वाचित शोभा करंदलाजे को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पहली बार मंत्री बनने वाली महिला नेताओं में 37 वर्षीय रक्षा निखिल खड़से का भी नाम शामिल है। इनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये इस कैबिनेट में सबसे युवा महिला मंत्री हैं। इनके अलावा सावित्री ठाकुर और नीबूबेन बव्हानिया को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के बाकी मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद अब आपको बता दें, नजरें सरकार के कामकाज में लगी हैं। सभी मंत्रालयों और विभागों को अगले 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। इससे अगले हफ्ते पहले पीएमओ और उसके मंत्रिपरिषद को पेश किया जा सकता है। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार है। हालांकि हमें कुछ नए पॉइंट जोड़ने की चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल मार्च में ही मंत्रालयों के सचिवों को 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा था। लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने प्लान की प्रगति के बारे में जानने के लिए कई बार टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री मोदी साउथ ब्लॉक पहुंचे, जहां साउथ ब्लॉक पहुंचने पर तीसरे कार्यकाल का पीएम मोदी ने धमाकेदार आगाज किया। दरअसल तीसरे कार्यकाल के अपने पहले फैसले में पीएम मोदी ने किसान निधि के 20,000 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने कहा आने वाले दिनों में उनकी सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और काम करेगी। पीएम किसान योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनते ही पहले दिन पीएम किसान योजना की फाइल पर दस्तखत कर दिए। पीएम मोदी ने 17वीं किस्त जारी करने की फाइल को पास कर दिया। ऐसे में अब लाभार्थियों को 17वीं किस्त मिलने का रास्ता साफ हो गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मोहन भागवत ने हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में शांति बहाली की अपील की है। भागवत ने सोमवार को कहा कि मणिपुर एक साल से अशांति वहां बनी हुई शांति की राह देख रहा है। मणिपुर इसे प्राथमिकता से करने पर विचार करना चाहिए। भागवत के इस बयान को केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़े मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह हिमाचल प्रदेश के मिले अतिरिक्त पानी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए छोड़े, और ताकि दिल्ली में पानी के संकट से निपटा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और जल संकट संबंधी याचिका में खामियों को ठीक करने पर नाराजगी जताई।
ठीक न करने पर नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह हिमाचल प्रदेश के मिले अतिरिक्त पानी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए छोड़े ताकि दिल्ली में पानी के संकट से निपटा जा सके। जल बोर्ड में अभी अफसरों की बहुत कमी है। जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं उनके पास 3 बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी भी है, जीएसटी भी है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि एक सिंगल चार्ज का ऑफिसर वो नियुक्त करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव काम ठीक से हो सके। ना सिर्फ इतना, दिल्ली जल बोर्ड में अभी मेंबर वाटर नहीं है, मेंबर ड्रेनेज नहीं है, मेंबर फाइनेंस नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार इस मुद्दे को हम एलजी साहब के साथ उठाते रहे हैं। पिछले 6 महीने से इनमें से कोई भी अफसर नियुक्त नहीं हुआ है, लेकिन आज फिर से इस पे चर्चा हुई है और एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले 1-2 दिन में जो अफसरों की कमी है दिल्ली जल बोर्ड में उसको भी सुलझाएंगे। हिमाचल से जाके पानी मिल रहा था, हिमाचल से जो पानी आना था क्या वो आ गया है, क्या स्टेटस है उसका? देखिए, अभी हिमाचल से कोई भी पानी जो वाया हरियाणा आना है वो कोई भी पानी नहीं आया है। इस पानी को वजीराबाद बैराज पे आना है। वजीराबाद बैराज पे पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। आज वजीराबाद बैराज पे 669.4 फीट पर पानी पहुंच गया है। अभी ऐसा हमें सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट से पता चला है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि कितना पानी हिमाचल से आ रहा है और हरियाणा आगे कितना पानी छोड़ेगी। हम हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पानी हिमाचल प्रदेश दे रही है उस पानी को आगे दिल्ली वालों को दिया जाए। हरियाणा का कोई भी पानी जो हथनी कुंड बराज से यूज होता है, जो यूपी में यूज हो रहा है, जो उत्तराखंड में यूज हो रहा है, वो सारा पानी सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। दिल्ली में आज पीने के पानी की कमी है। दिल्ली में आज घरेलू उपयोग के पानी की कमी है। तो हम हरियाणा सरकार के सामने बार बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं और यही हमने रिक्वेस्ट एलजी साहब से भी करी है कि हरियाणा से अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कितना हमारा हक है, कितना हमारा हक नहीं है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी समय है। उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, उस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड भी देख रहा है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन अभी दिल्ली वाले परेशान हैं। दिल्ली में पानी की कमी है। अगली खबर महर जिले से है, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय में दर्जनों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर को 20 बिंदुओं में ज्ञापन सौंपा है। देश में लगातार बढ़ रही गौहत्या और गौ रक्षकों पर हो रहे जानलेवा हमले को लेकर पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा गया है। इस कड़ी में महर में विहिप कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि गौ तस्करी बंद हो। जिन थाना क्षेत्रों में गौ तस्करी होती है वहां के थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाए। गौ तस्करों पर रासुका की कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी कर रहे वाहनों को राजसाज किया जाए। ज्ञापन अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने लिया। जय सभी को जय श्री राम। गौ माता की रक्षा के लिए आज हम सभी जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मैहर कलेक्टर ऑफिस कार्यालय में पहुंचे हैं। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि गौ रक्षा करना है, गौ की तस्करी को रोकना है और गौ का पालन करना है। इस आधार पर हम लोग के प्रांत के निर्देशन अनुसार 20 बिंदुओं पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिससे गाय तस्करी को रोकना, गौशाला का फिर से चलन करना, गौ जैसे और दूसरी जैसी चीज़ें हैं, जैसे पुलिस का सपोर्ट होना, इस ऐसी 20 बिंदुएं हैं जो हम अपने ज्ञापन पे माननीय मुख्यमंत्री को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन जो है दिया है। लगातार प्रदेश में बढ़ती गौ तस्करी, देश में इसी तरह से संचलन चल रहा है। बार बार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। विगत वर्षों में सरकारों द्वारा विभिन्न तरह के कानून बनाए गए, लेकिन धरातल पर वो कानूनों की मजबूत पकड़ नज़र नहीं आती। अभी जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गौ संवर्धन और गाय के संरक्षण के विषय में कुछ कानून बनाए गए, उसका मैं स्वागत करता हूं, मगर धरातल पर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। मामला गौवंश से लेकर है। पूरे भारत देश में जो लगातार गौवंश की तस्करी हो रही है और आए दिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर घातक हमले हो रहे हैं और प्रशासन एकदम शांत माहौल में है।
कहीं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसके आक्रोश के कारण पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन रहा है जो आने वाले समय में एक जन आंदोलन के रूप में प्रकट हो रहा है। ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गौ रक्षक ऊपर जो आज पूरे मध्य प्रदेश में गौ तस्करी जो हो रही है, आज उसके पूरे केंद्र में हम लोगों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज पूरे ज्ञापन दिया जा रहा है। पूरे मामला ये है कि गत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि गौ तस्करी कैसे बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और उसमें जो हमारे हमारे संगठन के लोग भी बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू संगठन है, सब रोकते हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं घातक हमले भी किए जाते हैं। गवर्नमेंट इसमें कोई एक्शन ले नहीं रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि गौ तस्करी को लेके गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, नहीं हम लोग जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अगली खबर रतलाम से है, जहां जावरा से गुजर रहे 8 लाइन एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें, जानवर चराने वाली दो महिलाओं को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंदा है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने पिकअप वाहन में आग लगा दी। 2 बकरियां सहित बसंती बाई और निकिता को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों महिला और दोनों बकरियों की मौत हो गई। बकरी चराने अच्छा, कहाँ है? हेडलाइन पर हेडलाइन वाले लिंक करा। वहाँ किस वाहन से टक्कर लगी कुछ मालूम पड़ा? गाड़ी वहीं पड़ी सर, गाड़ी वहीं पड़ी, हेडलाइन वाले लगाए और भाग गया, उतर के भाग गया, गाड़ी वहीं पड़ी। क्या बच्चे की उम्र क्या थी? ये 17 क्या नाम था? कहाँ के रहने वाले थे? नयापुरा, इस्लाम नगर नयापुरा। जो एक और लेडीज हुई उनका बसंती बाई। क्या उम्र हुई? ये 50 साल। वो भी नया नगर की थी? इस्लाम नगर की थी। बकरी चरा रहे थे? बकरियाँ चरा रहे थे, 3 बकरी भी मर गई। अच्छा, हाँ। ये पिकअप वाहन था, दूसरा कोई बड़ा वाहन? ड्राइवर भाग गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में मिली बड़ी जीत ने राहुल गांधी की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। वो 2019 में जीत के बाद से सोनिया गांधी ने 5 साल तक स्वास्थ्य कारणों से रायबरेली से दूरी बनाए रखी। उनके प्रतिनिधि केएल शर्मा ने किसी तरह स्थानीय लोगों को गांधी परिवार से जोड़े रखा। दूरी की वजह से रायबरेली में संगठन के रूप से कांग्रेस कमजोर हुई। यही कारण रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में राहुल के सामने संगठन को मजबूत करने के साथ ही जनता के वादों पर खरा उतरने की कड़ी चुनौती भी है। जिले के लोगों के सीधे संपर्क की आस को भी राहुल गांधी को पूरा करना होगा। जिले से लेकर गांव स्तर तक संगठन की कमजोरी के कारण 2022 के चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर न केवल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था, बल्कि प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हुई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां से जुड़े डूंगरपुर के एक मामले में फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता आजम खां समेत 4 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें 4 मुकदमों में फैसला आ चुका है। 2 मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि 2 में सजा हो चुकी है। सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है। बस्ती निवासी एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कौशाम्बी से है, जहां कार सवार बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। आपको बता दें, बाइक से घर लौट रहे स्टाम्प विक्रेता से मारपीट करके कार सवार बदमाश 5,57,000 रुपए लूट ले गए। बदमाशों ने वारदात को सैनी कोतवाली के नगियामई गांव के पास अंजाम उन्होंने दिया। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास में जुटी रही। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बारिश से पहले नालों की सफाई और नदारद सफाई कर्मचारियों की शिकायत को लेकर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक बुलाई। बैठक में नगर आयुक्त सहित सभी नगर स्वास्थ्य अधिकारी सभी जोन के
जेडेसो अपर नगर आयुक्त शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए महापौर ने साफ सफाई व अन्य कार्यों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर पूर्णिमा पांडे ने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है। मई से ही शहर के नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। साथ ही अन्य नालों की सफाई के कार्यों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं ताकि बारिश में कहीं से भी जलभराव न हो। योजना जब से लगी थी तब से मैं बैठ तो रोज रही थी, लेकिन आज हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठक किया और किस तरीके से नाले की सफाई या गली पीट की सफाई या शहर में किस तरीके की सफाई है, सबके बारे में अपने अधिकारियों को जानकारी ली। जानकारी अच्छी मिली और फिर मैं परसों फिर एक इंजीनियरिंग विभाग और अपने स्वास्थ्य विभाग के साथ फिर बैठक करूँगी, क्योंकि उसमें बड़े नाले का भी हमारे पास खाका आ जाएगा, छोटे नाले का भी आएगा, गली पीट का भी आ जाएगा। तो जिससे इस बार हमने पिछली बैठक जब की थी तो हमने अपने तीनों स्वास्थ्य अधिकारियों से, नगर आयुक्त से बोला था कि इस बार नाला सफाई जल्दी से चालू हो जाएगी तो बरसात से पहले क्या कहते हैं नाला साफ हो जाएगा। नहीं तो जब बरसात में नाले की सफाई होती है तो जो कूड़ा उठाओ, अगर बरसात हो गई तो फिर वही कूड़ा उसमें चला जाता। आप ये देख रहे हो पूरे शहर में सिल्ट दूसरे या तीसरे दिन निश्चित तौर पर उठ जा रही है। कम से कम 200 या 250 तक कूड़ा तो सीसा मऊ नाले से जा चुका है। सीओडी नाला हुआ, जितने नाला हैं सब जगह से सफाई हो रही है और भगवान चाहेगा तो इस बार हम अपने शहर को पानी से डूब। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बलिया से है, जहां भीषण गर्मी व हीट वेव के प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सभी वार्ड में मरीजों से बात की। मरीजों द्वारा गर्मी में कूलर पंखे की कमी सुनकर निर्देशित किया। जिला अस्पताल का सारा बेड या तो एसी से कवर्ड रहे या फिर कूलर से। वहीं मौजूद सीएमएस को निर्देशित किया गया कि कूलर में पानी की व्यवस्था भी कराई जाए ताकि आने वाले सभी मरीजों को अच्छा वातावरण मिल सके और समुचित इलाज की व्यवस्था भी कराई जाए। गर्मी बढ़ती हुई गर्मी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ ये व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं कि अस्पताल का सारा रूम, सारा वार्ड या तो एसी से कवर्ड रहे या कम से कम कूलर से अवश्य कवर्ड रहे। तो आज हमने निरीक्षण किया है, सभी कक्षों में या तो एसी है और या कूलर है। सीएमएस साहब को निर्देशित किया गया है कि कूलर में पानी की व्यवस्था भी कराएं ताकि वो ठंडा रहे। और सभी वार्डों में, सभी इवन बरामदे में भी मैंने कहा है कि कूलर की व्यवस्था कराएं ताकि यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिले और जो भी मरीज आ रहे हैं उनका समुचित इलाज की व्यवस्था कराई जाए, किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरते। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हमीरपुर से है, जहां शहर के पुराना भेतवा घाट मोहल्ले में खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट से एक मकान की दीवार ढह गई। परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। आग और मलबे की चपेट में आकर 3 पड़ोसी भी घायल हो गए। गंभीर हालत में पिता पुत्र को कानपुर रेफर किया गया और मौके पर पहुंचे दमकल के दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तो एक बच्चा है, जो पिताजी हैं और कुछ महिलाएं हैं, जो कि बच्चा बहुत सीरियस है और उनके पिताजी बहुत सीरियस हैं। बाकी काफ़ी जले हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है और जो सीरियस है उनको कानपुर रेफर किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल 2 सीरियस उनको इमीडिएट कर रहे हैं और एक मैडम उनको भी रेफर करने जा रहे हैं। तो अभी तो 5 लोग अभी आए हैं, अभी आप बता रहे हैं कि और आ सकते हैं। अचानक एकदम सिलेंडर खाना बना के खाना का सिलेंडर फट गया। फिर फटने के बाद कहते हैं हम लोग दौड़े, जब तक ऊपर चढ़ाया कुछ बच्चों निकाले और एक नहीं मिल पाए, बाकी सबको चढ़ा लाए। 4-5 लोग घायल हो गए। कितने लोग मौजूद थे? 4-5 लोग अस्पताल में हैं। कौन कौन? मतलब छोटा भाई था, बच्चे थे, ये लोग हैं। छोटा बच्चा था? हाँ, इतना बड़ा है। अभी कौन नहीं मिल रहा है घर में? बस बहू नहीं मिल रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू के रियासी जिले के शिवखोड़ी में रविवार शाम धार्मिक स्थल से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर घात लगाए आतंकवादियों ने हमला कर दिया। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार न्यायिक तुलसीपुर एवं प्रभारी न्यायालय सुरक्षा ओम प्रकाश चौहान को जम्मू में आतंकी हमले इसमें प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए रवाना कर दिया। ये अधिकारी जिला प्रशासन जम्मू से संपर्क स्थापित करते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएंगे।
अगली खबर मुरादाबाद से, जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की खुशी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा पद के अधिकारियों द्वारा ढोल नगाड़ा व बम पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद भी दी गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता फुरकान हुसैन द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा ऐतिहासिक जीत हासिल की गई है, जहां अब तक किसी भी सरकार ने तीसरी बार कोई सरकार नहीं बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। इसी के चलते मुरादाबाद में रहने वाले सभी वर्गों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेने पर भारतीय सूफी फाउंडेशन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि प्रधानमंत्री सूफीवाद से प्रेम करते हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सूफी संवाद बनाया। अब हमें उम्मीद है कि इस टर्म के अंदर प्रधानमंत्री हैट्रिक टर्म के अंदर सूफिज्म के ऊपर काम करेंगे, दरगाहों पर काम करेंगे, आस्थानों पर काम करेंगे और सूफियों को बाकायदा सत्ता के अंदर भागीदारी भी देंगे। ये हमें उम्मीद है और देश के अल्पसंख्यकों का अब उत्थान होगा। इसी के साथ मैं ये भी अपील करता हूँ कि अब जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो देश के अंदर एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे चेहरों को भी प्रधानमंत्री अब बेनकाब करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शामली में ननिहाल में घर के गेट में खड़ी 4 वर्षीय बच्ची पर देर रात तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ बच्ची को मुंह में उठाकर जंगलों में भागने लगा तो ग्रामीणों में शोर मचाया। ग्रामीणों द्वारा पीछा करने पर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर जंगलों में घुस गया। परिजन बच्ची को चिकित्सकों के यहां ले गए, जिसे मृत घोषित कर दिया गया। हादसे से जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अगली खबर बलिया से, जहां दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू नकल विहीन परीक्षा नीति के आलोक में जनपद में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को शुचितापूर्ण और नकल विहीन बनाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा द्वारा चलाए जा रहे अभियान में रविवार को बलिया पुलिस को सफलता मिली। बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई को बांसडीह रोड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।